सो हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो आपको बायोलॉजी का मतलब पता होगा कि जीव विज्ञान होता है। इतना बेसिक चीज़ें तो सबको पता होती है। तो वैसे जीव विज्ञान को हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, तो उसके लिए आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं कि जीव विज्ञान वो होता है, जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो आप सिंपली इसको ऐसे बोल सकते हैं, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तू। ठीक है, आप यहाँ देखें, फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तू। तो जीव विज्ञान में हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो जूलॉजी के भी फादर अरस्तू है, लेकिन बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। आप देख लें यहाँ पे थियोफ्रेस्टस। तो बॉटनी के है थियोफ्रेस्टस एंड जूलॉजी के है अरस्तू। और यहाँ पे बायोलॉजी के भी वैसे बेसिकली अरस्तू ही है और जूलॉजी के भी अरस्तू है। बट बाद में हमें इस शाखा के बारे में पता चला, तो बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। तो जूलॉजी में हम बेसिकली जंतु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि जंतु हो गया, आप अपने आप को भी जंतु मान सकते हैं, जानवर कह सकते हैं अपने आप को, कोई बात नहीं है उसमें। तो आप इसमें कह सकते हो कि जूलॉजी में जंतु का अध्ययन करना होता है। और वहीं पे हम बात कर ले बॉटनी की, तो बॉटनी में हमें सबसे पहले अध्ययन करना होता है पादप का, इंग्लिश में से कहते हैं प्लांट। तो प्लांट से रिलेटेड जिस भी चीज़ के बारे में हमें अध्ययन या स्टडी करना होता है वो बॉटनी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और जूलॉजी में वो आ जाता है जो जंतु से रिलेटेड हो। जैसे कि एनिमल से रिलेटेड जूलॉजी में आएगा, तो हम लोग भी जानवर में ही आते हैं, लेकिन सबसे हाई लेवल के जानवर में आ जाते हैं। इंसान सबसे हाई लेवल के जानवर में आ जाते हैं। तो एनिमल का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है, जंतु या एनिमल। और उसके बाद यहाँ पे बॉटनी, प्लांट का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। तो आपको ओवरऑल ये पता चल रहा होगा कि बायोलॉजी में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बायोलॉजी में जो हमें सबसे पहले पढ़ना होता है वो होता है सेल, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप अगर कोशिका को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो ओवरऑल ये है कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो अगर आप कोशिका के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, साइटोलॉजी में आ जाएगा। तो अब से आपको बोलने में या फिर हर चीज़ में ये पता होना चाहिए कि अगर कोशिका से रिलेटेड कोई भी बात है तो वो साइटोलॉजी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे तो देख ले आप, बायोलॉजी के अंदर दो अलग अलग, जूलॉजी बॉटनी अलग है, लेकिन हमें स्पेशल अगर कोशिका के बारे में पढ़ना है तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम खोज हुआ था कोशिका का। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है मृत कोशिका का। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की जो सेल्स की खोज हुई थी वो मृत कोशिका की हुई थी, मरी हुई कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं मृत, और यहाँ पे देखे लाइव, लाइव या लीव। तो इसमें आपको इससे पता लग रहा होगा लियोने हॉक, इसका रियल और मेन नाम है एंटोनी वॉन लियोनेहॉक। एंटोनी वॉन लियोनेहॉक, आप सिंपल सा याद रखें, लियोनेहॉक। तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई? लियोनेहॉक द्वारा। और मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई? रॉबर्ट हुक द्वारा। तो अब आप बेसिकली किसी से पूछ सकते हैं, जैसे आपसे कोई पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने तो की, सर्वप्रथम इसने ही खोज की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, और इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को ही। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी फंसता है कि आपसे पूछ देगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो किसने की थी जीवित कोशिका की खोज? आप कैसे याद रखेंगे? लियोनेहॉक, यहाँ से याद रखना है इसको। ठीक है, एंटोनी वॉन लियोनेहॉक। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख के समझ नहीं पा रहे होंगे, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ पे देखिए स्लाइडेन स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था।
कोशिका का सिद्धांत मतलब हुआ कि इसने बताया था कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है। ये किसने बताया था? स्लाइडेन एवं स्वान। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे याद रखें, स्लाइडेन। तो इसने बताया था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, और कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये बात भी आप याद रखें जो मैं कह रहा हूँ, एक एक चीज। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो इसने ये बताया था कि कोशिका शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है, तो स्लाइडेन ने ये चीज बताया था। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सेल्स का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। प्रॉपर अगर सिर्फ ये पूछा जाए सेल्स का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछता है किसी भी बुक में। अगर नॉर्मल ऐसे बोला जाए कि कोशिका का खोज कौन किया, तो आप कह सकते हैं रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आप उसको बोलना चाहते हैं कि मृत कोशिका, जीवित कोशिका, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है क्वेश्चन का। आपसे किसी ने पूछा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो आप कह सकते हैं रॉबर्ट हुक। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो वो था लेवेनहॉक। उसके बाद स्लाइडेन ने दिया था कोशिका सिद्धांत। कोशिका विभाजन, जैसे कि मान के चलिए मेरा ये हाथ है, थोड़ा सा कट गया, तो कटने के बाद उसे जो है माइक्रोस्कोप द्वारा दिखा गया था उसके अंदर, तो उसी से पता चला कि कोशिका सबसे छोटी शरीर की इकाई है, ठीक है। और इसने ये भी बताया था कि कोशिका सिद्धांत के तहत कि कोशिका का विभाजन होता है। जैसे कि मेरा ये उंगली कट जाता है यहाँ से, ठीक है, तो उंगली थोड़ा सा कट गया, तो उसके बाद आप देखे होंगे कि वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से सही हो जाता है, अपने आप जुड़ जाता है। तो वो कैसे होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। ये हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे होता है। वो सेंट्रोसोम से होता है, बट मैं ये आगे बताऊंगा। तो अभी बस आप इतना याद रखें कि जैसे कि शरीर में छोटे मोटे चोट लग जाते हैं, कहीं कट जाता है, तो वो आप देखते होंगे कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो वो होता है सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन होता है उसमें। तो उसी के बेस पे अभी इसको छोड़ते हैं, आगे ये बताएंगे। तो अभी आप ये समझे, आप कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। वहीं पे बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लेवेनहॉक द्वारा खोज हुई थी। और कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि पहले सबसे पूरे मतलब ओवरऑल हर चीज में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। आप याद रखें इस चीज को, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और वहीं पे बात कर ले कि सबसे बड़ी कोशिका, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। पूरे जगत में ये क्वेश्चन आता है, पूरे जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को आप आंख से देख ही नहीं सकते क्योंकि ये इतनी छोटी होती है, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा। और ये शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, लेकिन इसे आप अंडे को देख सकते हैं, लेकिन अंडे के अंदर के कोशिका को नहीं देख सकते हैं। लगभग इसका साइज एक तरबूज के बराबर होता है। आप तरबूज जानते होंगे, एक तरबूज के साइज का ये अंडा होता है, जिसको सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका आप याद रख ले, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अब आ जाते हैं मानव में। तो मानव में हम बात कर ले कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो मानव में सबसे बड़ा होता है ओवम, ठीक है। और वहीं पे हम बात कर ले कि मानव में सबसे छोटा कौन सा होता है, तो वो होता है स्पर्म, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ओवम, अंडाणु हिंदी में, और सबसे छोटा हो गया स्पर्म, शुक्राणु। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कोई, या आप किसी से पूछना चाहते हो कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो वो होता है ओवम, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, ठीक है। अंडाणु जो होता है फीमेल्स में पाया जाता है, और यही सबसे बड़ा कोशिका होता है मानव में। उसके बाद हम बात कर ले मानव में सबसे छोटा कोशिका, तो वो होता है स्पर्म, जो कि होता है मेल्स में, जिसे हम शुक्राणु भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका ओवम, अंडाणु, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। और वहीं पे हम बात करें कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो वो है स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब वहीं पे हम बात करते हैं कि मानव में सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन, जो कि कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। तो आप इसको सिंपली ब्रेन से भी याद रख सकते हैं कि सबसे लंबी तंत्रिका या फिर सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती है? न्यूरॉन तंत्रिका, ठीक है। आप याद रखें कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन तंत्रिका, सॉरी।
आप इसे ऐसे याद रखें कि मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका या फिर न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरॉन। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका हो गई न्यूरॉन, सबसे छोटी कोशिका हो गई स्पर्म जो कि मेल्स में पाया जाता है, और सबसे बड़ा कोशिका हो गया ओवम, अंडाणु, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। वहीं पे हम पूरे जंतु जगत वर्ग की बात कर ले, आई मीन टू से कि पूरा ओवरऑल बात कर ले कि सबसे छोटी कोशिका तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ से एक बार फिर से आप यहाँ से देख ले, बायोलॉजी जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के फादर कौन है या फिर जनक कौन है, अरस्तु। पहले तो हमें बायोलॉजी में सिर्फ ये पढ़ना होता था जूलॉजी, लेकिन अब हमें बॉटनी भी पढ़ना होता है। तो जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी के भी जनक है अरस्तु, और जूलॉजी में हमें एनिमल्स के बारे में या फिर जंतु के बारे में पढ़ना होता है। ये आप ध्यान रखें, जूलॉजी में हमें जंतु के बारे में पढ़ना होता है, उसी को इंग्लिश में एनिमल कहते हैं। और बॉटनी थ्रियोफ्रेस्टस है इसके जनक, इसमें हमें प्लांट के बारे में पढ़ना होता है, पादप कोशिका के बारे में। ठीक है, तो वहीं पे आ जाते हैं अब सेल्स पे, कोशिका पे। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका क्या है अगर कोई पूछे, तो कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, क्या है कोशिका? आप ये लिख सकते हैं रोक के, कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और आप ये भी याद रखें कोशिका से कि प्रत्येक जीव, जितने भी जिंदा जीव है, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना है। और उस हिसाब से कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद जीवित कोशिका की जिसने खोज की थी वो थे ल्यूवेनहॉक। और वहीं पे कोशिका का सिद्धांत, जैसे कि कोशिका विभाजन, हमारा कुछ कट जाता है, कुछ फट जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है, तभी वो आपस में आके जुड़ जाता है। तो वो सेंट्रोसोम द्वारा होता है, वो आगे बताएंगे। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा इतना। अब बात कर ले सबसे छोटी कोशिका की, तो माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी सेल्स शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव में बात करें तो आप ये याद रखें, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है फीमेल्स के अंदर ओवम या फिर अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है मेल्स के अंदर, पुरुष के अंदर, स्पर्म या फिर शुक्राणु। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पे स्लाइडेन ने दिया था जो कोशिका सिद्धांत, और इसने ये बताया था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से ही बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसने कोशिका सिद्धांत में कोशिका का विभाजन बताया था। जैसे कि हमारा कुछ कट जाता है, शरीर हमारा जैसे कि पैर, हाथ, सर, पीठ सब है, तो कहीं पे चोट लग जाता है, कट जाता है, तो सबसे फास्ट कहाँ का पुनर्निर्माण होता है, सबसे फास्ट रीजेनरेट कहाँ का होता है? तो आप ये याद रखें, सबसे तेज लीवर का होता है, यकृत का। ठीक है, आप याद रखें कि रीजेनरेट, कटने फटने के बाद सबसे तेज जो रीजेनरेट पुनर्निर्माण होता है वो होता है यकृत का। और सबसे धीमा जो होता है वो मस्तिष्क या फिर ब्रेन का होता है। इसको तो खैर देखना ही नहीं है, मस्तिष्क का वैसे पुनर्निर्माण हो ही नहीं सकता, लेकिन कहने के लिए है कि सबसे धीमा पुनर्निर्माण चोट लगने के बाद या फिर कटने फटने के बाद ब्रेन का होगा। लेकिन धीमा में ये मान के चलिए नहीं है, लेकिन सबसे तेज किसका होगा? लीवर का, यकृत का पुनर्निर्माण। वहाँ पे जैसे चोट लग जाता है, कुछ कट फट जाता है, तो सबसे स्पीड हमारा कोशिका विभाजन होता है यकृत के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, जैसे कि आप एक चीज समझे, ब्रेन है हमारा, सर है, तो सर में छोटी मोटी चोट लग गई सर के अंदर तो ठीक है, सर फट गया, खून निकल गया तो भी ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही सर अंदर तक चोट लग गया और वहीं पे खून, ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है, खून जम गया, तो जमने के बाद क्या होगा कि आपको उसके अंदर प्रॉब्लम्स होगी, और फिर उसका पुनर्निर्माण बहुत धीमा होगा या फिर होगा ही नहीं। जब तक कट गया फट गया तब तक तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जैसे ही क्लॉट हो जाता है, क्लॉट होने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इतना आज के लिए तो इतना काफ़ी है, एक दिन में इतना आपको नहीं बता सकते, जितना बताएं आप उतना एग्जैक्ट याद रखें। बस कल के लिए बस थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि जैसे कि हमारा कोशिका जो है ऐसे ही पतला सा झिल्ली से जैसे बना होता है, ऐसे
ये गोल गोल ऐसा सेम नहीं होता है, लेकिन ऐसा पतला होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पतली झिल्लियों से बना होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अभी आपको ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कल इसे समझाएंगे कि एक्सप्लेन करके कि क्या होता है कोशिका झिल्ली। तो बस इतना याद रखें कि हम कोशिका को देख नहीं सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया है और उसी पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे कल। अभी के लिए इतना आप याद रखें। ओके, थैंक यू।